हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्शियल क्लासेस। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है, एलपीजी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको आज प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको लिबरलाइजेशन और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों अडॉप्ट किया गया था उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो बात करते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन होती है द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो प्रकार से होते हैं, या तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए या तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी सिक्योरिटी को सेल करते किसे, प्राइवेट सेक्टर को। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को अगर मैं बताऊं आपको तो हिंदी में से कहते हैं निजीकरण। तो निजीकरण, इसका जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसका, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट कंज्यूमर्स अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लिखिएगा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोट कंज्यूमर्स अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। ये 5 जो हैं उसके एडवांटेज हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक करके सबको समझा दूंगा। पहले होता है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ा? इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि आपको पता है कि 1991 में प्राइवेट सेक्टर के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए थे कि आप कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। उसके बाद से प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन लेता है। जो भी वो काम करता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो एडवांटेज है वो इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो होता है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लाकर रिस्ट्रिक्शन लगाती थी कि जो बाहरी कंपनी है वो इंडिया में आके अपना स्टार्टअप नहीं कर सकती है। लेकिन 1991 के बाद सारे दरवाजे खोल दिए गए थे, ओपन इकॉनमी हो गई थी इंडियन इकॉनमी, और वहाँ पे अब जो बाहरी जो कंपनियां थी वो आके इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही थी। जो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया था। उसके बाद से प्रमोट कंज्यूमर सर्विसिनिटी, कंज्यूमर के पावर को ये प्रमोट करता है। कैसे? यहाँ पे बहुत सारे राइट हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंज्यूमर के लिए बनाई गई हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का जो पावर है वो प्रमोट होता है। जो पांचवा है वो राइज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1991 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी अनुमति दे दी थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि नए नए जो कंपनी है वो खड़ी होने लगी। तो कंपनियां जब खड़ी होती तो वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में। ये लिस्ट है, जिसके नोट्स है, जिसके मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरे यूट्यूब चैनल के बाद यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है कॉमर्शियल क्लासेस बाय द प्रियांशु सिंह। उसमें आपको ये सारे जितने भी टॉपिक है नोट्स वाइज पूरे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो एलपीजी नहीं, प्राइवेटाइजेशन जो है उसका डिसएडवांटेज क्या था? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं बता दूं तो नेग्लेक्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो कोई भी, मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन लेता है वो होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी तो वहाँ पे सोचती थी कि रिच से कितना, रिच को कोई भी सामान दे तो कितने पे देना है, पुअर को देना है तो कितने पे देना है। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबको एक ही सामान जो होता है, एक ही जो इक्वल जो होता है, इक्वल प्राइस पे सबको एक ही जो सामान है देगी। तो वहाँ पे जो होता है सोशल वेलफेयर नेग्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद से लोप साइडेड ग्रोथ, मतलब अनबैलेंस ग्रोथ था, एक साइड ग्रोथ हो रहा था एक साइड ग्रोथ नहीं होता। तीसरा होता है राइज अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा था प्राइवेटाइजेशन की वजह से, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जो पब्लिक सेक्टर है, जब प्राइवेट हो रहे थे तो उसके बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं वो उस जॉब को छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है द इंटीग्रेटिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद और नेशनल इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ मिलकर व्यापार करती है, मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब कि व्यापार से रिलेटेड होता है। जब व्यापार करती है तो उसको कहते हैं हम लोग ये ग्लोबलाइजेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके वेलफेयर क्या, इसके जो ग्लोबलाइजेशन है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बात करते हैं पहले हम लोग एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का दो सबसे बड़ा एडवांटेज याद रखिएगा, ये आप लोग लिख के आइएगा, कोई नंबर नहीं करेंगे।
सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये ग्रेट एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट और एडवांस टेक्नोलॉजी। प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है बाहर से आने लगी, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट होने लगी। ग्रेट एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, हमारे यहाँ के सामान दूसरे देशों के मार्केट में जाके यहाँ पे बिकने लगे। अब इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेज है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आपको याद रखना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है कंप्रोमाइज करता है आइडेंटिटी किसका, जो पीपुल पुअर कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके जो आइडेंटिटी है उसको कंप्रोमाइज करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसको कहते हम लोग जानेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट का जो बेनिफिट है वो कौन उठाता है? जो डेवलप्ड कंट्री है उसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? वो जो चीपर गुड होता है वो दूसरे मार्केट में जाके मतलब दूसरे देश के मार्केट में चीपर रेट पे बेच देता है, उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग बात करेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ। अब हम लोग यहाँ पे उसका इन द फेवर ऑफ जो आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ एलपीजी होगा उसको देखेंगे और आर्गूमेंट इन अगेंस्ट द एलपीजी पॉलिसी होगा, हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारे फ़ायदा क्या हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हम बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या फ़ायदा हुआ वो जानते हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? हमारी जो जीडीपी जो थी उस समय 1951 के समय 5.6% थी, तो उसको वो हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ के 7.2% हो गई। कब? 2017 और 18 में। उसी की देनी कि हमारी इकोनॉमी जो है 7.2 हो गई परसेंट हो गई। उसके बाद से हो गया हमारा इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा प्राइवेटाइज ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में जो हमारा फॉरेन जो हमने बताया था कि इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट 51%, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फॉरेन ये जो इन्वेस्टमेंट है बाहर से आना शुरू हो गया। उसके बाद से तीसरा था इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमने डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ किया तो जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी बढ़ने लगा। उसके बाद से था राइज इन द एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ जब एक्सपोर्ट बढ़ा, जब इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ने लगा तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आने लगा। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ने लगा? एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ा रीज़न था प्राइवेटाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश हुई, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की वजह से जब प्रोडक्शन बढ़ा तो वहाँ पे हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ा। जो चौथा सबसे बड़ा जो पांचवा रीज़न है उसको कहते हैं कि कंट्रोल ऑन द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशनरी प्रेशर में कि 17% इन्फ्लेशन था, वो 1991 में 17% था, जो घट के बाद में 5.48% हो गया। 2015-16 का डेटा है। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें उसका डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा था वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइवेटाइजेशन होने के साथ साथ बहुत सारे लोग जो थे गवर्नमेंट सेक्टर में जो थे वो अपनी नौकरी छोड़े थे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि नेग्लेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। जो रिफॉर्म पीरियड था उस समय सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर को पूर्णतः निगलेक्ट कर दिया गया था। कैसे इसको पता करेंगे हम लोग? ये कैसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर निगलेक्ट किया गया था? इसके 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे बड़ा कि रिमूवल ऑफ द सब्सिडी। जो सब्सिडी फर्टिलाइजर पे दी जा रही थी तो उस समय 1991 में उस सब्सिडी को बंद कर दिया गया था। वो पैसा उठाकर प्राइवेट सेक्टर के स्टैब्लिशमेंट में लगाया जा रहा था। दूसरा जो होता है, दूसरा जो पॉइंट है उसको आप लोग याद रखिएगा कि रिमूवल ऑफ द सब्सिडी हमने देखा। उसके बाद से हो जाएगा हम लोगों का दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हुआ। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सारे इन्वेस्टमेंट जो हुआ कम हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों का जो ट्रेडिशनल क्रॉप था वो हम लोग अब कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो गुड था वो बाहर देश में जाने लगा, जिसकी वजह तो हम लोग क्या जो इंडियन इकोनॉमी में जो फूड्स बोए जाते थे, जो क्रॉप्स बोए जाते थे, अब वो क्रॉप्स कैश क्रॉप्स होने लगे, कमर्शियल फार्मिंग होने लगी इंडिया में। दूसरा जो हम लोग तीसरा जो पॉइंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोप साइडेड ग्रोथ हो रहा था, तो यहाँ पे तो पता चल गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूर्णतः निगलेक्ट किया जा रहा था। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो
इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिखेंगे आप लोग अनबैलेंस्ड ग्रोथ, लो लेवल ऑफ ग्रोथ भी लिख सकते हैं, लो लेवल ऑफ ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको कैसे पता चल जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखिएगा, चीपर गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री, उसके बाद हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलप्ड कंट्री। बहुत सारी कंट्रियाँ थी जो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो अभी भी, जैसे अमेरिका था तो वो अब भी नॉन टैरिफ बैरियर को फॉलो कर रहा था। अब हम लोग बात करेंगे चौथा का जो सबसे बड़ा जो उसका डिसएडवांटेज है वो होता है अनबैलेंस ग्रोथ। जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस ग्रोथ हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं आपको ये पूरा जितना मैंने पढ़ा है वो पूरा नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।